हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में देखेंगे और ये हमारे क्वेश्चन जो होंगे मुख्यतः जो है फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड होने वाले हैं। और ये जो आपकी क्लास होगी ये पूर्णतः जो है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। आप अगर चाहेंगे तो मैंने आप सभी को जो है पीडीएफ दे रखी है, आप खोल के उसको चेक भी कर सकते हैं और साथ साथ में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन वहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड सारी क्लासेज जो है वो अवेलेबल हैं, चाहे वो फिजिक्स की हों, केमिस्ट्री की हों, बायो की हों और ईवीएस की हों या पॉलिटी की हों या हिस्ट्री ज्योग्राफी जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन का पीवाईक्यू है वो सभी अवेलेबल है। तो आप उन सभी को भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चाहें तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी क्लासेस का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, डेली क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ के साथ साथ एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जो है इंपॉर्टेंट कुछ ई बुक्स और घटना चक्र पूर्वावलोकन और यूथ कंपटीशन टाइम्स के भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि पूर्वावलोकन की बुक का जो है वो पीडीएफ हमको एक साथ दे दीजिए। तो दोस्तों 750 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, एक साथ में देना पॉसिबल नहीं है और एक साथ में आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए छोटे छोटे सेक्शन में आपको जो है पीडीएफ पहुंचाई जा रही हैं। केमिस्ट्री की और आपकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, इसके अलावा जो है वो पॉलिटी की हमने दे ही रखी है, आपको हिस्ट्री की भी दे दी है। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा की जितनी भी बुक हैं हमने, मतलब एक बुक जो आई है दानिश सर की, उसका भी पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं। लगभग 90% जो है वो हम दे चुके हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको जो है अपडेट और ये डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो की मिस स्किप मत करिएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में बहुत दिन से आप लोग कह रहे हैं कि लेके आइए लेके आइए। मैं थोड़ा सा पीपीटी बनाने में लगा हुआ था, जैसे ही पीपीटी बन गई है मैं आप सभी के सामने जो है वो प्रश्न लेके हाजिर हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपका रिस्पांस इस क्लास के लिए बढ़िया रहा, अभी तो मैं 30 क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर रिस्पांस बढ़िया रहा और आपने लाइक अच्छे किए, कमेंट अच्छे किए, व्यू अच्छे आए, तो मैं आगे भी जो है वो 50-60 क्वेश्चन का जो है वो टारगेट लेके चल रहा हूँ। आप सभी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन में जो है वो सारी के सारे जितने वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपके अमेरिका की क्रांति से हो, चाहे वो आपका रशियन रिवॉल्यूशन से हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ठीक है, यूरोप में आपका जो राष्ट्रवाद हो, इन सभी टॉपिक से XYZ में सभी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। और निश्चिंत रहिए कि आपका कहीं भी इससे बाहर से क्वेश्चन जो आपका पूछा नहीं जाएगा आपके हिस्ट्री के सेक्शन में। तो हमारा सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति में बास्तील के पतन की घटना कब हुई थी? ठीक है, ठीक है, फ्रांस की क्रांति में बास्तील का पतन की घटना जब हुई थी वह कौन सी डेट थी? तो देखिए 14 जुलाई, क्या वो 14 जुलाई की घटना थी या 20 जुलाई की घटना? में थोड़ा सा पेन जो है वो आप थोड़ा सा हल्का सा पतला कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए 14 जुलाई की घटना थी या 20 जून की थी या 16 जुलाई की थी? तो देखिए जो 14 जुलाई की घटना थी, इसी दिन जो है बास्तील के किले को जो वहाँ की फ्रांस की जनता ने है उसको तोड़ दिया था और वहाँ पे जो कुछ अपने कैदी वैदी बंद थे उनको भी छुड़ा लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा, 14 जुलाई 1789 जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम 20 जून की बात करें तो 20 जून 1789 को क्या हुआ था? तो 20 जून 1789 को क्या हुआ था कि टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी। और कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में, ये सारे में सवाल जो है रिपीट हुए हैं, तो आप याद रखिएगा। और आगे भी आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो 20 जून 1789 को आपको कौन सी घटना हुई थी? तो ये टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी। ठीक है, टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी। फिलहाल अभी जो इस सवाल का जवाब सही होगा वो हमारा 14 जुलाई 1789 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में जो है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया है, सही कर लीजिएगा, कौन सी नहीं कौन सा होगा। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि 14 जुलाई की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था, तो ये बिल्कुल सही बात है। और इसी दिन जनता ने जो है वो बास्तील के किले को जो है तोड़ डाला था।
देखिए हथियारों की खोज में लोग सरकारी भवनों में जबरन घुस गए, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है कि हथियारों की खोज में जो है वो जो फ्रांस के लोग थे, जनता थी, वो जबरन जो है सरकारी भवनों में घुस गए थे। इसके अलावा जो है हथियारों के कब्जे की लड़ाई में जो बास्तिल का कमांडर था उसको भी मार दिया गया था। तो ये तीनों जो हमारे विकल्प दिए गए हैं ऑप्शन, ये हमारे सही हैं। इसीलिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। डी विकल्प उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। और आप देखिए 14 जो, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फ्रांस की क्रांति में जो है बास्तिल का पतन कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1789, ठीक है। 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ये भी बात याद रखिएगा, मैं वीडियो में लास्ट तक आपको इतनी बार रिपीट करवाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहाँ का शासक कौन था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है वहाँ का शासक कौन था, ये आपसे कह रहा है। क्या वो लुई 16 था, या लुई 15वां था, या जान निकोलस था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो लुई 16 था, ठीक है। वो लुई 16वां था, याद रखिएगा। और अगर जार निकोलस की बात कीजिए तो जार जो था ये रूस का शासक था। जब रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी, तब ये जार निकोलस जो है वो रूस का शासक था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए विकल्प हो जाएगा। याद रखिएगा ये गद्दी पर कब बैठा था, तो 1774 में बैठा था। और जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसकी उम्र मात्र केवल 20 साल थी, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, इसका जो विवाह हुआ था वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसकी जो इसकी वाइफ थी, या जो फ्रांस की रानी थी या महारानी थी, वो कहाँ की राजकुमारी थी। तो ये भी सवाल याद रखिएगा, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि 1774 में जब लुई 16 जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र कितनी थी, ठीक है। उसकी उम्र कितनी थी ये आपको बताना है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि उसकी जो उम्र थी वो कितनी थी, तो उम्र उसकी 20 साल थी, ठीक है। याद रखिएगा 20 साल थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि लुई 16 का विवाह जिससे हुआ था वह कहाँ की राजकुमारी थी। तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही अभी बताया वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की। इसीलिए ए विकल्प सही हो जाएगा। अब इसमें कहानी क्या है दोस्तों, वो अपने आप को जो है वो फ्रांसीसी नहीं मानती थी, वो अपने आप को ऑस्ट्रिया की मानती थी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने वो ऐशो आराम में वो बहुत सारे पैसे खर्च करती थी। और ऐसे मतलब कहा भी जाता था, कहावत भी चल रही थी समाज में ऐसी, कहा उनके मतलब एक्सटर्नल अफेयर भी चल रहे थे इधर से उधर, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी बातें जो है वो फ्रांसीसी क्रांति में आपको देखने को मिलती हैं। हमारा अगला सवाल है कि 1789 के दौरान जो है वो जो फ्रांस की मुद्रा थी वो क्या थी, ठीक है। तो फ्रांस की मुद्रा क्या थी, तो जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस टाइम जो है फ्रांस की मुद्रा आपकी थी लिब्रे, ठीक है, लिब्रे। इसे याद रखिएगा, लिब्रे जो है ये 1791-92 में जो है ये बंद कर दी गई थी, याद रखिएगा। तो फ्रांस की जो है मुद्रा उस टाइम क्या थी, तो लिब्रे थी, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। हमको XYZ जो है वो सारी चीज़ें एक तरफ से पढ़ती जाना है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि फ्रांस का समाज जो है वो कितने स्टेट में बटा हुआ था। तो फ्रांस का समाज जो है क्या वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, 4 स्टेट में बटा हुआ था, या 5 स्टेट में बटा हुआ था। तो ये जो है फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। ये आपका BPSC TRE में भी इस सवाल पूछा गया है, ठीक है। मैंने बस ये नहीं लिखा है कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था, BPSC TRE 2 या आपका TRE 1 में। अगली बार से मैं ये भी लिख के लाऊंगा, आप निश्चित रहिए, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, जिसमें पहले स्टेट में जो है वो हमारे पादरी वर्ग रहते थे, और दूसरे स्टेट में जो कुलीन वर्ग रहते थे वो थे, और तीसरे स्टेट में आपके मजदूर, लेबर और छोटे व्यापारी, वकील, ये सारे रहते थे, ठीक है। और जो कर था वो केवल तीसरे स्टेट के लोग ही देते थे। तो इसीलिए जो है वो करों का बोझ सबसे ज़्यादा इनके ऊपर था, और इन्हीं लोगों ने जो है वो क्रांति की थी। तो ये सारी बातें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि फ्रांसीसी समाज में जो है कर किस स्टेट के लोग देते थे। तो मैंने आपको सही कहानी अभी बता दी, कौन कौन से लोग जो है स्टेट में कर देते थे। तो तीसरे स्टेट के लोग जो थे वो कर देते थे। अब देखिए इसमें कई प्रकार के कर थे। एक का नाम आता है टाइद, टाइद जहाँ लास्ट में दा देखने को मिलेगा, ठीक है, टाइद, ठीक है। ये क्या था, एक धार्मिक कर था। ये चर्च जो है वो लोगों से वसूलता था। कौन से लोगों से, तो तीसरे स्टेट के लोगों से जो है ये चर्च जो है वो डायरेक्ट वसूलता था। इसके अलावा एक टाइद कर था, ठीक है, टाइद था, धार्मिक कर था। और एक टाइल था, ठीक है, टाइल था। टाइल को हम प्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा
जो है अलग अलग के अप्रत्यक्ष कर भी लगे हुए थे, जैसे तंबाकू पर और रोज़मर्रा की चीज़ों पर। इन सारी चीज़ों पर भी जो टैक्स लगते थे वो जो है वो राजा की तरफ से लगाया जाता था। और इसी हिसाब से जो है वो तीसरे स्टेट के लोग इतने मतलब कर्जे में दब गए कि इन्होंने जो है वो क्रांति कर दी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है कि तीसरे स्टेट में कौन कौन लोग होते थे, ठीक है, या तीसरे स्टेट में कौन कौन से लोग शामिल होते थे। तो इसमें जो है वो कर्मचारी और वकील और व्यापारी भी आते थे, और किसान और कारीगर भी आते थे, और भूमिहीन और नौकर और मजदूर भी आते थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1789 के फ्रांसीसी समाज के बारे में इनमें से कौन सा जो है वो कथन जो है वो सही है। देखिए पूरी आबादी में लगभग 90% जो है वो किसान थे, तो ये भी बात जो है ये कथन जो है वो सही है। और लगभग 60% ज़मीनों पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का कब्जा था। तो ये भी बात जो बोली गई है ये भी हमारा सही है। और कुलीन एवं पादरी वर्ग को कुछ जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, ठीक है, जैसे वो टैक्स नहीं देंगे वगैरह वगैरह, वो उच्च पदों पर जाकर बैठेंगे, ये सारे जो है इनको जो है वो कुछ जो है जन्म विशेष से जो है विशेषाधिकार इनको प्राप्त है। और कुलीन वर्ग कौन से स्टेट में आता है? तो दूसरे में। और पादरी वर्ग आपका पहले स्टेट में आता है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा विकल्प डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन फ्रांसीसी समाज में एक प्रत्यक्ष कर था? तो मैंने आप सभी को बताया कि प्रत्यक्ष कर कौन सा था। क्या वो टाइल था, या टाइड था, या लिब्रे था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो टाइल था ये आपका एक प्रकार से क्या था? तो प्रत्यक्ष कर था, याद रखिएगा। तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। टाइल हमारा जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर था। अगर हम टाइड की बात करें तो ये हमारा एक धार्मिक कर था, जो टैक्स जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, ठीक है, ये हमारा धार्मिक कर था। और लिब्रे जो थी ये फ्रांस की मुद्रा थी, ये जो 1791-92 में जो है ये बंद कर दी गई थी। तो ये क्या थी? तो ये आपकी करेंसी थी फ्रांस की। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि फ्रांस में अप्रत्यक्ष कर किन वस्तुओं पर जो है वो लिया जाता था। तो कहा जा रहा है कि फ्रांस में जो अप्रत्यक्ष कर है वो किन वस्तुओं पर लिया जाता था। क्या ये नमक पर लिया जाता था, या तंबाकू पर लिया जाता था, या रोज़मर्रा की वस्तुओं पर लिया जाता था, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये जो है वो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो लिया जाता था वो नमक, तंबाकू और रोज़ाना उपभोग की जो चीज़ें हैं, डेली यूज का सामान है, उस पर भी लिया जाता था। और इतना कर्ज मतलब इतने मतलब कर लगा दिए गए थे कि जनता जो है वो कर्ज के नीचे दब रही थी। पाव रोटी की कीमत जो है वो आसमान छू रही थी। खाने के लिए पैसा नहीं था। मज़दूरों की मज़दूरी इतनी कम थी कि उनको खाने तक के भी पैसे नहीं मिल रहे थे। और यही सब कारण थे कि फ्रांस में जो है वो क्रांति हुई थी। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जो है वो किसने प्रस्तुत की थी। तो ये जो है वो किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, क्या वो जॉन लॉक थे, या जीन जैक्स रूसो थे, या स्पेंसर थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो इनमें किसका किसका नाम था? इसमें दो लोग थे दोस्तों। पहला तो जॉन लॉक थे, ठीक है, जॉन लॉक्स थे। और दूसरा आपका जीन जैक्स रूसो, या जिनको जा जैक्स जूसो भी आपको देखिए इसमें अलग अलग थोड़ा सा एक स्पेलिंग में मिस्टेक है। और ये सीईआरटी में थोड़ा सा अलग मिल जाएगा, थोड़ा एनसीईआरटी में अलग मिल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब एक ही है कि वो रूसो थे, ठीक है। तो इसमें जो है पहला और दूसरा मतलब ए और बी दोनों सही है। इसलिए हमारा विकल्प जो होगा वो डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किसकी पुस्तक है। आपसे कह रहा है कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किसकी पुस्तक है। क्या वो आपकी जॉन लॉक की पुस्तक है, या आपका जो है वो रूसो की पुस्तक है, या फ्रेडरिक एंजल की है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका जॉन लॉक हो जाएगा, ठीक है। ए विकल्प जो हमारा है
वो सही हो जाएगा। और इसी में जो है जॉन लॉक ने जो है इसी में कहा था कि जो जिसमें जो राजा कहते थे कि मतलब हमको जो है वो ईश्वर ने यहाँ पर राज करने के लिए भेजा है और हम ईश्वर का अवतार हैं, तो इसी बात का जो है वो खंडन इसमें किया गया है। जॉन लॉक ने जो है अपनी इस पुस्तक में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जो है राजा के जो है दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का जो है वो खंडन किया है। तो ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका बना हुआ था पिछली बार टीआरई में, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किस बुक में या किस किताब में जो है वो किया गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये किस किताब में किया गया है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये जो हुआ है वो किस किताब में हुआ है, तो टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लॉक के द्वारा या जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है, तो ये आपकी रूसो की है, ठीक है, रूसो की है। रूसो ने यह पुस्तक लिखा था जिसे हम हिंदी में सामाजिक अनुबंध भी कहते हैं और इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। किसने लिखा था, तो रूसो ने लिखा था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और व्हाट इज़ थर्ड स्टेट की अगर बात की जाए तो ये एक पंपलेट था जिसे आबे सीए ने जो है वो लिखा था, ठीक है। आबे सीए ने जो है वो लिखा था। तो ये तीनों ऑप्शन की बात हो गई और इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा टू टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है शक्तियों के विभाजन की बात जो है वो किस बुक में की गई है, ठीक है। तो अगर ये बुक की बात की जाए तो ये जो है वो द स्पिरिट ऑफ द लॉज में ऐसी बात जो है वो कही गई है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। और जब जो है वो 1776 में जो है अमेरिका ने जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी और उसके बाद जो संविधान बना था तो उसमें इसी प्रकार की जो है वो जो है शक्तियों का विभाजन किया गया था और इसी प्रकार की जो है वो व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इस किस बुक में बात की गई है, तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है। और ये किसकी पुस्तक है, तो ये मॉन्टेस्क्यू की है। ये भी याद रखिएगा, आपसे आगे भी सवाल में पूछा जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है ये पुस्तक जो है किसकी है। मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक जो है वो किसकी है, तो ये आपकी मॉन्टेस्क्यू की है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप रूसो की पुस्तक का क्या नाम है, रूसो की पुस्तक का क्या नाम है, तो इनका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं और बार बार आपसे पूछी जाती हैं और कम से कम जो है 12 से 15 नंबर जो है आपका 40 नंबर में से वर्ल्ड हिस्ट्री के भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये आपका होने वाला है और आप वीडियो को जो है स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वो वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा मुझे कोल्ड भी है, ठीक है। तो मैं किसी तरह से आपके लिए जो है वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं अगर जैसे ही मेरी जो है हेल्थ सही हो जाती है मैं डेली जो है 2-3 वीडियो आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी क्लासेज रहने वाली हैं। लेकिन अभी जो है वो हमारा मुख्यतः जो है, क्योंकि एक बार हम जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी कर चुके हैं तो हमारा जो पूरा फोकस है अभी हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री पे है। हम एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और ये जो सारे सवाल आपको मिलेंगे, मैं बता दूं कहाँ मिलेंगे, तो ये क्लास 9 की एनसीईआरटी जो पहला चैप्टर है आपका फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, या फ्रांस में क्रांति, ये सारे जो है सवाल वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से जाके पीडीएफ को ओपन करके, अगर आपके पास बुक है तो ओपन करके आप लाइन टू लाइन जो है वो मिला सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्लास जो मैं आपको करा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप जो है इसको जो है वो अपने दोस्तों में जो है वो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि लुई 16 ने स्टेट जनरल की जो है वो बैठक बुलाई थी, ठीक है। जब ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा लुई 16 के ऊपर तो इन्होंने क्या है कि स्टेट जनरल की जो है वो बैठक बुलाई। तो इन्होंने स्टेट जनरल की बैठक जो है वो कब बुलाई थी, तो इन्होंने जो है वो स्टेट जनरल की बैठक जो है वो 1789 में बुलाई थी। कब बुलाई थी, तो 1789 में जो है इन्होंने बैठक बुलाई थी, ठीक है। इससे पहले जो है लास्ट टाइम कब बुलाई गई थी, तो 1614 में बुलाई गई थी। 1614 के बाद जो है वो 1789 में ये बैठक जो है वो बुलाई गई थी। इसमें जो है वो तीनों स्टेट के लोग शामिल होते थे, याद रखिएगा। तीनों स्टेट में जो है वो
आपका 300 प्रतिनिधि जो है वो भेजे जाते थे, ठीक है। लेकिन दूसरे स्टेट के इसमें जो है वो 600 प्रतिनिधि जो है वो शामिल हुए थे। देखिए 300 क्या हुए थे, पहले और दूसरे स्टेट के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, और 600 जो है वो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि शामिल होते। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या थी कि इसमें केवल देखिए एक स्टेट का एक वोट, ठीक है। तो चाहे 600 हो जाए चाहे 1000 हो जाए, क्या होता था कि एक ही वोट दे पाते थे। और एक वोट जब दे पाते थे तो पहला और दूसरा स्टेट जो है वो उनकी मिली भगत थी, और ये दोनों जो है वोटिंग करके जीत जाते थे, ठीक है। कोई भी प्रस्ताव जो है पास करवा लेते थे, और तीसरा स्टेट जो बेचारा था वो अकेला पड़ जाता था। तो इसी के विरोध में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है स्टेट जनरल की बैठक को जो है छोड़ दिया था तीसरे स्टेट के लोगों ने, क्योंकि इनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। और इन्होंने जो है उसी दिन जो है वो 20 जून और 1789 को जो है बास्ती वो टेनिस कोर्ट में जाके वहाँ पे शपथ ले ली थी। तो इसी की घटना को जो है वो टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। और उसी दिन इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, और कहा था कि अब हम जो है वो संविधान बनाएंगे, किसके लिए, तो फ्रांस के लिए, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी और ये सारा रायता था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है वो 1789 में जो है स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी। और इसके पहले कब बुलाई गई थी अगर आपसे पूछा जाए तो 1614 में जो है ये बैठक बुलाई गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे कह रहा है अगले सवाल में कि स्टेट जनरल की बैठक जो 1789 में बुलाई गई थी, इससे अब पहले जो आखिरी बार वह कब बुलाई गई थी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि आखिरी बार जो है 1614 में बुलाई गई थी, ठीक है। 1614 में बुलाई गई थी, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसकी पुस्तक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ये किसकी पुस्तक है। तो ये जो आपकी रूसो की पुस्तक है, ठीक है, रूसो की पुस्तक है। आप बता देंगे कमेंट में द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी पुस्तक है, और ट्रू टीटाइज ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किसकी पुस्तक है। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइएगा। और एक्टिविटी करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी करने से बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, याद रखिएगा ये बात। इसीलिए मैं बार बार आपको प्रेशर देता हूँ कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट में उत्तर जरूर दिया करिए। जो भी चीज़ें आपको टफ लगती हैं, ऐसी लगती हैं कि आपको याद नहीं होगी, ठीक है, तो वो क्या करिए कि वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। हमारा अगला सवाल है कि टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना जो है वो कब हुई थी, ठीक है। तो ये जो हुआ था वो आपका, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि कब हुआ था। तो ये 20 जून 1789 को ये घटना हुई थी, जब जो स्टेट जनरल की जब मीटिंग हुई थी उसमें जो है इनकी बात नहीं सुनी गई थी। तो इन्होंने क्या किया था कि स्टेट जनरल की मीटिंग को जो है वो उसका परित्याग कर दिया था। और ये सभी लोग जो इकट्ठे हुए थे कहाँ पे, तीसरे स्टेट को लोग, तो टेनिस कोर्ट में जो एक टेनिस क्लब था वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और वहीं पे जाके उन्होंने अपना शपथ लिया था कि हम जो है वो अब जो है फ्रांस के लिए संविधान बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो था वो 20 जून 1789 की घटना थी, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर आप पूछे कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, तो ये बास्तील का पतन हुआ था, ठीक है। बास्तील का पतन या बास्तील के किले को जो है वो ढहा दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार आपको जो है वो रिपीट करा रहा हूँ। हमारा अगला सवाल है कि तीसरे स्टेट का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था। मतलब तीसरे स्टेट का नेतृत्व कौन कर रहा था, कब कर रहा था, तो मतलब जब टेनिस कोर्ट की ओथ हुई और जब स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, तब कौन कौन से लोग थे जो आपका तीसरे स्टेट का जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। तो ये थे आपके मिराबो और आबेसिए, ठीक है। मिराबो और आबेसिए जो थे ये आपके जो थे तीसरे स्टेट का जो है वो नेता थे और नेतृत्व कर रहे थे। तो इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प, विकल्प डी हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए इसमें मिराबो क्या था कि वो कुलीन वर्ग का, ठीक है, कुलीन वर्ग से आता था। लेकिन वो जो है वो जो नाइंसाफ़ी हो रही थी तीसरे स्टेट के मतलब लोगों के साथ, वो क्या है उसके खिलाफ था, ठीक है। इसीलिए ये जो है थर्ड स्टेट के लोगों के साथ जो है वो जो है क्रांति करने में सहयोग कर रहे थे। हमारा अगला सवाल है कि मिराबो के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो मिराबो के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इनका जन्म कुलीन वर्ग में हुआ था, तो ये एक बात बिल्कुल हमारी सही हो जाएगी। और ये सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज के विरोधी थे, ठीक है। ये जो जन्मजात अधिकार थे कुछ लोगों के, उनको लगातार मिल रहे थे, ये उनके जो है घोर विरोधी थे। और ये तीसरे स्टेट के साथ मिलकर जो है वो आपका फ्रांसीसी क्रांति में बहुत सारा योगदान दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इनका, ठीक है। चाहे वो स्टेट जनरल की मीटिंग में हो, चाहे वो टेनिस कोर्ट की ओथ में हो, या टेनिस कोर्ट की शपथ हो। अब आपका लास्ट विकल्प कह रहा है सी विकल्प जो है इन्होंने तीसरे स्टेट के लोगों का विरोध किया। देखिए इन्होंने तीसरे स्टेट के लोगों का विरोध नहीं किया था, इन्होंने तीसरे स्टेट के लोगों का जो है वो समर्थन किया था। और आबेसिए के साथ मिलकर आबेसिए और मिराबो ने जो है
वो तीसरे स्टेट के लोगों का जो है नेतृत्व भी किया था। तो इसीलिए हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो विकल्प डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी जो हमारा सही है। हमारा अगला सवाल है कि व्हाट इज़ थर्ड स्टेट नामक पंपलेट जो है वो किसने लिखा था। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि व्हाट इज़ थर्ड स्टेट जो है पंपलेट किसने लिखा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आबे सिए। ठीक है, आबे सिए ने जो है व्हाट इज़ थर्ड स्टेट नामक पंपलेट लिखा था। और हिंदी में अगर कहा जाए तो थर्ड स्टेट क्या है नामक पंपलेट जो है वो किसने लिखा था, तो ये आबे सिए ने लिखा था, ये याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि फ्रांसीसी समाज में जो है सक्रिय नागरिक के संदर्भ में क्या सही है। सक्रिय नागरिक, अब देखिए जब जो है फ्रांस का जो है संविधान थोड़ा सा बन के लागू किया गया, तो इसमें जो है वो संविधान जो फ्रांस के नागरिक थे इसको दो भाग में बांट दिया गया। पहला जो है निष्क्रिय नागरिक और दूसरा क्या है कि आपका सक्रिय नागरिक। तो सक्रिय नागरिक में कौन कौन सी चीज़ें जरूरी थी वो इसमें आपसे पूछा गया। देखिए उम्र जो है वो 25 साल से अधिक हो, तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है कि उनकी उम्र जो है वो 25 साल से अधिक होनी चाहिए, और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो है कर चुकाते हों। कम से कम जो है वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो है कर चुकाते हों, वही आपके सक्रिय नागरिक है। और केवल सक्रिय नागरिकों को ही जो है वो वोट का अधिकार था। अब देखिए सक्रिय नागरिक कौन से थे, तो 25 साल के थे और टैक्स चुकाते थे, और जो टैक्स चुकाता था उसी को जो है वो वोट देने का अधिकार था। तो इसीलिए इसमें जो सारे विकल्प दिए गए हैं ये सारे आपके सही हैं, और हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि लामी द पीपल, लामी द पीपल पत्र जो है वो किसके द्वारा, समाचार पत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो क्या वह आपका ज्यां पाल मरा या जीन पाल मेरट के द्वारा लिखा गया था, या रूसो के द्वारा, या जॉन लॉक के द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ज्यां पाल मरा या जीन पाल मराठ भी इनको कहीं कहीं देखने को आपको मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो विकल्प हमारा जो है वो ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि फ्रांसीसी समाज में जो है टूटी हुई हथकड़ी किसका प्रतीक थी। तो टूटी हुई हथकड़ी जो है वो हमारा किसका प्रतीक थी, तो ये जो है वो आज़ादी का प्रतीक थी। ठीक है, आज़ादी का प्रतीक थी, याद रखिएगा। टूटी हुई जो हमारी हथकड़ी थी वो आज़ादी का प्रतीक थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और भी प्रतीक थे, जैसे कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से और प्रतीक थे। इसमें था लकड़ियों का गट्ठर। ठीक है, छड़ों छड़ों की जो है गठरी थी, वो कहा, इसमें कहा गया था कि जो है एकता में ही बल है। ठीक है, मतलब अगर एक छड़ी रहेगी तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर हम एक एक साथ कई छड़ी को एक गट्ठर की तरह बना लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि वो हमारी एकता में शक्ति हो जाएगी। और जो टूटी हुई हथकड़ी थी ये हमारा जो है वो जंजीरों का मुख्यतः प्रयोग जो है वो दासों को बांधने के लिए किया जाता था। और जो टूटी हुई हथकड़ी थी ये हमारा जो है वो आज़ादी का जो है वो प्रतीक मानी जाती थी। अच्छा, गलती से मैंने जो है वो बहादुरी का टिक कर दिया है, तो मैंने इसको सही कर देता हूँ। ये बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज़ादी का प्रतीक थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो त्रिभुज में जो है, त्रिभुज के अंदर जो है वो आँख छपी होती थी। ठीक है, ये साइन जो था वो सर्वदर्शी आँख ज्ञान का था। ठीक है, इसके अलावा जो है एक राजदंड का साइन आया था। ठीक है, ये शाही सत्ता का प्रतीक था। और एक जो साइन आया था आपका, जो सांप अपनी पूँछ अपने मुंह में पकड़े है, तो ये है कि मतलब अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, और ये सनातन का प्रतीक था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन जो है फ्रांसीसी समाज में एक धार्मिक कर था जो चर्च के द्वारा जो है वसूला जाता था। तो चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला कौन सा कर था, तो मैंने आपको वीडियो जब शुरू हुआ तभी बताया था कि जो टाइद था ये एक प्रकार से धार्मिक कर था। कौन सा, टाइद। ठीक है, टाइद जो था ये आपका धार्मिक कर था, और जो आपका टाइल था ये आपका प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, और जो लिब्रे थी ये क्या थी, तो ये फ्रांस की जो है वो करेंसी थी। फ्रांस की जो है वो करेंसी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधने वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश जो है वो कब पारित किया। तो इसने कब पारित किया था, असेंबली कौन सी थी, तो जब इन्होंने टेनिस कोर्ट की ओथ ली थी, किसने, थर्ड स्टेट के लोगों ने, तो इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, और संविधान बनाने का ठेका ले लिया था कि हम जो है वो फ्रांस के लिए जो है संविधान बनाएंगे, और इसमें जो है राजा की शक्तियों को जो है वो सीमित करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, ये हमारा 4 अगस्त 1789 को जो है वो असेंबली ने करों, कर्तव्यों और सामंती व्यवस्था के बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का जो है वो आपका प्रस्ताव जो है या आदेश जो है वो पारित किया था। इसीलिए हमारा कौन सा, विकल्प बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है,
हमारा अगला सवाल है कि नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो क्या वो फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना करना था, या सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था, या सम्राट को गद्दी से हटाना था, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो मतलब जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो वो था सम्राट की शक्तियों को जो है सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। याद रखिएगा बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों आज तक के मतलब सेशन में इतने ही सवाल थे। ये आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो गए यहाँ तक, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी और क्वेश्चन जो है वो आपको पसंद आए होंगे। और आप हमारे वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रश्न कैसे लगे, क्या हम इस सीरीज़ को जारी रखें, आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैं कुछ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। पहला तो आपको बताना है कि बास्तिल का पतन जो है वो किस डेट को हुआ था, और दूसरा आपको बताना है कि टेनिस कोर्ट की जो शपथ हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है वो किसकी है। ठीक है, इसके अलावा आपको द ट्रू ट्रू टीटाइज ऑफ गवर्नमेंट और द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये सारी पुस्तकें किसकी हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बढ़िया प्रश्नों के साथ, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।